आजकल स्मोकिंग से महिलाओं में फेफड़ों की बीमारी बढ़ रही है? फर्स्ट हैंड स्मोक जो व्यक्ति ले रहा है वो तो फिल्टर से ले रहा है, लेकिन जो सेकंड हैंड और थर्ड हैंड है वो क्रूड फॉर्म में जा रहा है। AQI अगर आपका डॉक्टर साहब मान लीजिए 300 है तो कितनी सिगरेट आप दिन में पी रहे हैं? अगर आपकी AQI 300 है तो चांसेस हैं कि आपका PM 2.5 भी उसी रेंज में होगा, और वो 10, 15, 20 कहीं भी सिगरेट के बराबर। गुब्बारा फुलाने से लंग्स मजबूत हो जाते हैं? गुब्बारा फुलाने में तो आप लंग को खाली कर रहे हैं, आप एक्चुअली लंग को कोलैप्स कर रहे हैं। नमस्कार, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। आज बात करेंगे लंग्स के हेल्थ की, यानी कि फेफड़ों की सेहत की। वो अंग जो आपकी सांस के साथ, हमारी जिंदगी के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। क्यों फेफड़ों की बीमारियां लगातार तेजी से बढ़ रही हैं? क्या स्मोकिंग से सच में कैंसर होता है? और कब जरूरत पड़ती है फेफड़ों की सर्जरी की? आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। जाने माने चेस्ट सर्जन मौजूद हैं, चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांट, साथ ही साथ फाउंडर ट्रस्टी हैं लंग केयर फाउंडेशन, डॉक्टर अरविंद कुमार जी। डॉक्टर अरविंद, बहुत बहुत स्वागत है। पहले डॉक्टर अरविंद कुमार के बारे में आपको बता देती हूँ। 40,000 से ज्यादा आप चेस्ट सर्जरीज कर चुके हैं, और साथ ही साथ इनको फादर ऑफ थोरैसिक सर्जरी भी कहा जाता है। रोबोटिक चेस्ट सर्जरी करने वाले ये पहले चेस्ट सर्जन हैं। सबसे पहले फेफड़ों के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। फेफड़ों का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है अंग हमारा, तो ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से इसका अंत होता है? लंग हमारा, उसकी रास्ते की शुरुआत होती है हमारे नोज के पीछे से। जो वॉइस बॉक्स है इसके ठीक नीचे, जहां वॉइस बॉक्स खत्म होता है, वहां से हमारा विंड पाइप शुरू होता है, जो नेक के लोअर पार्ट से होता हुआ चेस्ट में जाता है। चेस्ट के अपर पार्ट में वो दो में डिवाइड करता है। इसको हम विंड पाइप या ट्रेकिया कहते हैं, नीचे वाले को हम ब्रोंकस कहते हैं, और उसके बाद वो छोटे 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 करीब 20 से 22 बार डिविजन्स में बंटता है, और अल्टीमेटली एक छोटा सा रास्ता एक बैलून जैसे, जिसको हम ब्रोंकियोल कहते हैं, उसमें जाके खत्म होता है। दोनों लंग का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है हवा से ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और बॉडी से जो CO2 है उसको बाहर निकालना। यह मेन फंक्शन है। इसके अलावा लंग के और भी बड़े सारे छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, बट मूलतः यही फंक्शन लंग करता है। लंग बाकी सभी अंगों से भिन्न है। बाकी अंग शरीर के अंदर हैं, उनमें खाली ब्लड जाता है। लंग ही एक ऐसा मात्र ऑर्गन है जहां ब्लड भी आता है और बाहर से हवा भी जाती है। तो ये बाहर की हवा और ब्लड का इंटरफेस है जो ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है, CO2 को बाहर निकालता है। इसका फंक्शन जन्म होने पर शुरू होता है, और जिस दिन ये फंक्शन रुक जाता है उस दिन जीवन अंत हो जाता है। तो बेहद ही जरूरी अंग है शरीर का फेफड़े। इसके साथ साथ आजकल व्हाट्सएप, यूट्यूब वीडियोस पर हम देखते हैं लंग की कैपेसिटी के टेस्ट आते हैं बहुत सारे। ये लंग की कैपेसिटी क्या होती है? कितनी लंग की कैपेसिटी एक इंसान को जीवित रखने के लिए जरूरी है, साथ ही साथ सेहतमंद रखने के लिए भी जरूरी है? लंग की कैपेसिटी में मैं आपको दो टर्म्स बताऊंगा। एक होता है टाइडल वॉल्यूम, यानी कि यह वो मात्रा है हवा की जो हम हर सांस में अंदर लेते हैं, बाहर। मैंने सांस लिया और बाहर निकाला, तो एक नॉर्मल ब्रीदिंग में हम जितनी हवा अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, जो आमतौर पे 300 से 350 ml पर ब्रेथ होती है। एक एवरेज एडल्ट 25,000 बार दिन में सांस लेता है। इसके अलावा जब हम लंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो दोनों लंग्स के अंदर होती है, जो लंग्स को एक्सपैंडेड रखती है, ये सेवरल लीटर्स में होती है और व्यक्ति से व्यक्ति वेरी करती है। तो यह वो हवा है जो हमेशा लंग के अंदर रहती है और लंग को खुला रखती है, और जो टाइडल वॉल्यूम है वो वह हवा है जो हर सांस में अंदर बाहर जाती है, और उसी से हमारी ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। ठीक, लेकिन ये भी हमने सुना है कि लंग्स की 1.5 लीटर से कैपेसिटी कम हो तो वो खतरनाक होती है, और अगर 3 से 4 लीटर हो तो वो ठीक है। इसका क्या मेजरमेंट है? तो जो दोनों लंग्स के अंदर एक कैपेसिटी होती है जिसको हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें लंग्स ऐसे श्रिंक करने लगता है,
उसमें एक्सपैंड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। उस सूरत में जो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। कुछ बीमारियां होती हैं जहां पर लंग्स फूल जाते हैं, फैल जाते हैं गुब्बारों की तरह, जिसको हम एम्फिसीमा कहते हैं, उसमें ये कैपेसिटी बढ़ जाती है। दोनों ही नुकसानदायक हैं। जिसमें कम हो गई उसमें हमारी क्षमता कम हो जाती है, और जो बहुत ज्यादा हो जाता है वो देखने में तो ज्यादा लगता है लेकिन उसकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो कम होती है। तो वो भी तो ऐसा क्रॉनिक स्मोकर्स में होता है जहां ये बढ़ जाता है, एम्फिसीमा की तरह फूल जाता है, और जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज नाम से होती है जिसमें लंग कैपेसिटी हमारी कम हो जाती है और उसमें व्यक्ति की सांस काम करने की क्षमता कम हो जाती है। हर सांस में जितनी वो हवा अंदर ले जाते हैं वो कम हो जाती है, हवा का आदान प्रदान नहीं हो पाता और उन लोगों में ऑक्सीजन की कमी होती है और CO2 बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। क्या ये सच है डॉक्टर साहब कि पिछले कुछ दशकों के मुकाबले लंग्स की बीमारियां ज्यादा तेजी से अब बढ़ रही हैं? जी, पिछले कुछ दशकों में बहुत सारे कारण हुए हैं। लोगों की उम्र बढ़ रही है, वातावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, जो बैक्टीरिया, वायरसेस, इस तरह के इन्फेक्शंस हैं उनकी मात्रा बढ़ रही है। कोविड एक बहुत बड़ा कारण था। इन सब कारणों से मिल करके पिछले कुछ दशकों में लंग्स की समस्या में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। हर तरह की समस्या, इन्फेक्शन की समस्या, इन्फ्लेमेशन की समस्या, कैंसर की समस्या, लंग की ओवरऑल डिजीजेस में बहुत तेजी से इजाफा, और सबसे खतरनाक जो है वो है लंग कैंसर की संख्या में तेजी से इंक्रीज होना। क्या लंग कैंसर युवाओं में ज्यादा बढ़ने की तादाद सामने आ रही है और क्या बच्चों में भी इसके केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं? लंग कैंसर के बारे में मैं आपको 5 बड़े भयानक तथ्य बताता हूं। एक, लंग कैंसर हमारे देश में तेजी से संख्या में बढ़ रहा है, यानी कि हम लोग अगर पर 1000 या पर 100,000 पॉपुलेशन देखें तो आज से 30 साल के मुकाबले ज्यादा लंग कैंसर हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आज से 30 साल पहले ये 90 to 95% सिर्फ स्मोकर्स में होता था। आज मेरा डेटा शो करता है कि ये 50% स्मोकर्स, 50% नो, यानी कि यह नॉन स्मोकर्स में बढ़ रहा है। नंबर 3, 30 साल पहले ज्यादातर पेशेंट्स 50s एंड 60s में होते थे, आज पेशेंट्स 40s में हैं, 10% पेशेंट 30s में हैं। मैंने यंगेस्ट पेशेंट 26 ईयर्स का ऑपरेट किया है। लंग कैंसर, प्रूवन लंग कैंसर। नंबर 4, बहुत भयानक डेवलपमेंट, पहले महिलाओं में बहुत कम होता था, आज की तारीख में ये 40% पेशेंट्स मेरे लेडीज हैं जो नॉन स्मोकर्स हैं और नॉन स्मोकिंग फैमिली से आते हैं। मैं जब लंग खोलता हूं तो पहले मैं लंग्स पिंक देखा करता था, जैसे कि होते हैं जब हम पैदा होते हैं। आज की तारीख में पता नहीं कब मेरी आंखों ने लास्ट पिंक लंग देखा होगा। नॉन स्मोकर हो, स्मोकर हो, शहर से हो, गांव से हो, पहाड़ से हो, मैदान से हो, सबके लंग्स में काले काले डिपॉजिट्स होते हैं। इवन बच्चों के लंग्स में आजकल हम काले काले डिपॉजिट्स देख रहे हैं जो प्रदूषित हवा में सांस लेने की वजह से हैं। ये जो आप काले फेफड़े कह रहे हैं ये कितने खतरनाक हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने इसी जनरेशन में जन्म लिया है। डॉक्टर साहब, क्या उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है? जी भावना जी, ये बहुत खतरनाक है। जब बच्चा पैदा होने के बाद अपनी पहली सांसें लेता है तो शायद कुछ आधे घंटे तक तो उसको हम ऑक्सीजन देते हैं, उसके बाद वो अपने कमरे में भेज दिया जाता है। तो जो उस शहर की हवा है, उसका जो AQI है, उसका जो PM 2.5 है, वो बच्चा भी तो ले रहा है। अगर वहाँ का PM 2.5 बाई चांस 150-200 है, जो हमारे दिल्ली जैसे शहरों का एक एवरेज होता है, जो 8 से 10 सिगरेट के बराबर है इन टर्म्स ऑफ डैमेज टू योर हेल्थ, टू योर लंग्स, टू योर रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो वो बच्चा भी तो पहली सांस से ही स्मोकर बन गया। तो मैं एक सेंटेंस कहता हूं कि प्रदूषित शहर में बच्चे भी अपनी पहली सांस से स्मोकर जैसे नुकसान सहन करने लगते हैं। उनमें ब्रोंकियोलाइटिस यानी अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, उनमें इन्फेक्शंस होते हैं, न्यूमोनियाज होते हैं, उनके लंग के और दूसरे ऑर्गन्स की ग्रोथ अफेक्ट होती है। जब वो बड़े होते हैं तो ट्यूबरकुलोसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ब्रोंकियल अस्थमा, एम्फिसीमा, लंग कैंसर, ये सारी लंग्स की बीमारी होती हैं। और ये लंग्स तक ही सीमित नहीं रहती हैं, लंग्स तो एंट्री पॉइंट है, फिर वो केमिकल्स पूरे बॉडी में जाते हैं क्योंकि लंग्स के थ्रू वो निकल जाते हैं ब्लड में, और ब्रेन से लेकर
टो तक हर अंग को प्रभावित करते हैं। स्कूलों में आजकल स्टडीज हो रही हैं जहां बच्चों में हाइपरटेंशन मिल रहा है, बच्चों में तरह तरह की डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और अब रिसर्च शो कर रही है कि ये सारी बीमारियां कहीं ना कहीं इनके तार प्रदूषित हवा में सांस लेने से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, AQI से तो हम निजात नहीं पा सकते। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता है, ये साल दर साल हर साल की दिक्कत है। ये दिक्कत और भी बढ़ जाती है जब सर्दियां आ जाती हैं। सर्दियों में क्या फेफड़ों की बीमारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं डॉक्टर साहब? जी, जहां पर ये सितंबर एंड अक्टूबर का टाइम आता है और पर्टिकुलरली हमारी ये जो इंडो गैंजेटिक बेल्ट है, वहां कई चीजें होती हैं। धुआं का मात्रा बढ़ जाती है, हवा का जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी वातावरण में कण वगैरह होते हैं वो हिलते नहीं हैं, वहीं के वहीं रह जाते हैं। और इन सब कारण प्लस उन दिनों में ठंडक से वायरसेस वगैरह भी बढ़ जाते हैं। तो ये सारे कारण मिलाकर के जहां अक्टूबर का महीना शुरू होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन दिनों में सांस की सारी बीमारियां इंक्रीज नंबर्स में आती हैं। सारे हॉस्पिटल्स इन दिनों ज्यादा रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स को रिपोर्ट करते हैं और खासकर से जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं वो हैं एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, हमारे बच्चे और हमारे वृद्ध लोग। आइए डॉक्टर साहब, आपने पैसिव स्मोकिंग की भी बात करी है। वो स्मोकर्स जो असल में स्मोकिंग नहीं करते हैं लेकिन उस धुएं को ले रहे हैं जी। अब जो धुआं एक्टिव स्मोकिंग से जा रहा है वो तो कहीं ना कहीं छन कर जा रहा है फेफड़ों में, लेकिन जो पैसिव स्मोकिंग से धुआं जा रहा है वो डायरेक्ट जा रहा है। आपने बात करी महिलाओं में बढ़ते हुए लंग्स के बीमारियों की, क्या ये एक मेजर कारण है पैसिव स्मोकिंग से महिलाओं में फेफड़ों की बीमारी बढ़ रही है? यह भी एक कारण है। स्मोकिंग होती है प्राइमरी, जो व्यक्ति स्मोक कर रहा है। सेकंड, जो हाथ में हमारे सिगरेट है उससे जो धुआं उड़ रहा है वो जो ले रहे हैं, ये सेकंड हैंड स्मोक है। एक और होता है जिसको हम थर्ड हैंड या टर्शियरी स्मोकिंग कहते हैं, कि ये जो धुआं होता है इसके कण नीचे जम जाते हैं, सोफे पर, पर्दे पर, कारपेट पर, बेड पर, जितनी चीजें होती हैं ना, इन पे वो छोटे छोटे कण जम जाते हैं। और हमारे टॉडलर्स, छोटे छोटे बच्चे जब उस पर खेलते हैं तो वो धूल वहां से उड़ती है और वो लोग इसको थर्ड हैंड स्मोक कहते हैं। फर्स्ट हैंड स्मोक जो व्यक्ति ले रहा है वो तो फिल्टर से ले रहा है, लेकिन जो सेकंड हैंड और थर्ड हैंड है वो क्रूड फॉर्म में जा रहा है। वो महिलाओं को, बच्चों को, सबको नुकसान पहुंचाता है। कितनी खतरनाक है पैसिव स्मोकिंग? क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या इसके इल इफेक्ट्स हो सकते हैं? जितनी प्राइमरी स्मोकिंग है उससे ज्यादा सेकंड स्मोकिंग खाना है, क्योंकि प्राइमरी स्मोक तो आप फिल्टर के थ्रू ले रहे हैं, लेकिन जो सेकंड हैंड और थर्ड हैंड स्मोक है वो तो अनफिल्टर्ड जा रहा है और वो उसी मात्रा में जा रहा है। और हो सकता है प्राइमरी स्मोकर तो स्मोक करके घर से बाहर चला गया और एक महिला और एक बच्चा उस कमरे में बैठे हैं, वो पूरा दिन उसी में बिताते हैं और वो उस धुएं को बार बार लिए जा रहे हैं। तो यह नॉन, जो स्मोकर्स की फैमिली होती है उसमें सो कॉल्ड नॉन स्मोकिंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली में चेस्ट डिजीजेज इंक्लूडिंग लंग कैंसर के बढ़ने का एक इंपॉर्टेंट कारण है। ये तो हो गया जो हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हमें पता है कि इसके खराब इफेक्ट्स होंगे। जो एयर पोल्यूशन है, जो बढ़ता प्रदूषण है, AQI अगर आपका डॉक्टर साहब मान लीजिए 300 है तो कितनी सिगरेट आप दिन में पी रहे हैं? इसमें हम PM 2.5 का एक कन्वर्जन फैक्टर है जो ये कहता है कि 22 माइक्रोग्राम्स ऑफ PM 2.5 इज इक्वल टू 1 सिगरेट इन टर्म्स ऑफ डैमेज। और जब हम AQI का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा वैल्यू जिस चीज को दी जाती है वो PM 2.5 होता है। दे आर नॉट सिनोनिमस, बट AQI के कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा रोल PM 2.5 का होता है। तो अगर आपकी AQI 300 है तो चांसेस हैं कि आपका PM 2.5 भी उसी रेंज में होगा और वो 10, 15, 20 कहीं भी सिगरेट के बराबर। इनफैक्ट जब नवंबर दिसंबर के महीने होते हैं तो हमारा PM 2.5 लेवल कभी कभी 500, 600, 700 तक जाता है, जो शायद 30-40 सिगरेट के बराबर है। और वो हम सब पीते हैं 25,000 बार प्रति दिन। Everyone who breathes is inhaling that smoke 25,000 times per day। हम 25,000 बार दिन में सांस लेते हैं। ये बात हुई स्मोकिंग की, एयर पोल्यूशन की। एक नया ट्रेंड आजकल चला है डॉक्टर साहब, जो जनरेशन Z में भी कहा जा रहा है कि बहुत बढ़ रहा है। स्मोक तो नहीं कर रहे लेकिन वेपिंग कर रहे हैं। अब क्या है कि स्मोकिंग तो हमको पता चले, दिन में मैंने 10 बार स्मोक करने में बाहर गया,
और अंदर आया। वेपिंग का कोई धुआं नहीं उड़ रहा तो कभी भी वेपिंग किया जा रहा है। कितनी खतरनाक है वेपिंग? स्मोकिंग से ज्यादा खतरनाक है वेपिंग। और सबसे सैड पार्ट यह है कि वेपिंग को स्मोकिंग का सेफ ऑल्टरनेटिव कह के प्रपोज किया गया है और ज्यादातर लोगों ने इस आर्ग्यूमेंट को बाय कर लिया है। आई एम अवेयर ऑफ फैमिलीज जहां बड़ों ने बच्चों को वेपिंग के लिए प्रमोट किया कि चलो भाई वेपिंग कर ले, ये तो सेफ है, सिगरेट से तो बच जाएगा। ना तो वो सिगरेट से बचता है, क्योंकि ये दिखाया गया है कि जो लोग वेपिंग करते हैं वो अल्टीमेटली सिगरेट स्मोकिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ना ये सेफ है। जो वेपिंग होती है उसके अंदर एक ईथर होता है और उस ईथर में निकोटिन और बाकी चीजें प्रोडक्शन बनाने वाले मिलाते हैं, क्योंकि पर्पस क्या है? पर्पस है कि आपको किक मिले, मजा आए। तो जो जितना ज्यादा निकोटिन मिलाएगा उसको उतना ज्यादा मजा आएगा, वो ब्रांड उतना ज्यादा सेल होगा। सेकेंडली, सिगरेट तो एक रेगुलेटेड मार्केट है। सारी जो ई सिगरेट वेपिंग है ये अनरेगुलेटेड मार्केट है। किसी झोपड़ी में कहीं पीछे ये बन रहा है, उसके बनते समय उसमें क्या इंप्योरिटीज मिल रही हैं किसी को नहीं मालूम। इसीलिए बहुत सारे डैमेजेस, मैंने एज ए लंग सर्जन खुद वेपिंग करने वाले बच्चों में अर्ली 20s में दोनों लंग्स खराब हो गए यह देखा है। एक बच्चे को इतना सिवियर डैमेज हो गया कि अल्टीमेटली ही हैड टू बी एडमिटेड एंड ही अंडरवेंट लंग ट्रांसप्लांट जस्ट बिकॉज ऑफ 1 नाइट ऑफ कंटिन्यूअस वेपिंग। तो मैं क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूं पेरेंट्स को कि वेपिंग is not a safe alternative to smoking. वेपिंग हमारे लंग्स को सीरियस नुकसान पहुंचाती है। इसको साधारण तरीके से ना लें, इसको किसी भी तरह से अपने बच्चों को ई सिगरेट, वेपिंग, हुक्का, शीशा, इन सब चीजों से दूर रखें। ठीक, ये तो हुई एडिक्शन की बात। अब आइए एडिक्शन से निकलने की बात भी कर लेते हैं डॉक्टर साहब। स्मोकिंग छोड़नी है, वेपिंग छोड़नी है, तय कर लिया है हमने, अब हमने छोड़ने के तरीके भी अपनाने शुरू कर दिए। लंग्स किस दौर से वो गुजरता है एक एक दिन जब आप उस एडिक्शन से दूर होते हैं? देखिए, इसमें लंग्स का कोई रोल नहीं होता। लंग्स तो एक पोर्टल ऑफ एंट्री है। जब हम सिगरेट पीते हैं तो जो निकोटिन है वो हमारे ब्रेन में जाता है और एक ही बार में ब्रेन को वो किक देता है और ब्रेन उसका एडिक्ट हो जाता है, और वही ब्रेन बार बार उस निकोटिन को मांगता है जिसके लिए हम सिगरेट पे जाते हैं। तो हम सबसे पहले तो इन लोगों, पहली बात तो ये काम आप स्वयं ना करें, प्रोफेशनल हेल्प लें। आजकल भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय की बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं जहां पर एक प्रोफेशनल तरीके से आपको हेल्प दिया जाता है। इसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बहुत रोल होती है, फैमिली सपोर्ट का बहुत रोल होता है, और निकोटिन को देने के सिगरेट के अलावा और तरीके हैं। पैचेस हैं, गम्स हैं, स्निफ्स हैं, ये सब हैं जो धीरे धीरे आपको एकदम से नहीं रोकते, आपको धीरे धीरे उससे विड्रॉ करते हैं और इस रूप में आपको देते हैं जिसमें आपको नुकसान ना हो। निकोटिन भी नुकसान करता है, लेकिन सिगरेट में जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो है निकोटिन के साथ में जो बाकी केमिकल्स जाते हैं। तो पैच में आपको सिर्फ निकोटिन लगेगा और उसको भी धीरे धीरे कम मात्रा में देने से आपको विड्रॉल का है। मैं दोबारा कहूंगा कि इसमें व्यक्ति का खुद एक फैसला करना, एटीट्यूडनल चेंज कि ये गलत है, ये मेरे बच्चों के, मेरे फैमिली के स्वास्थ्य के लिए एक नासूर है और मैं उनकी खातिर इसको छोड़ूंगा। ये है स्टेप 1। वाइफ हो, मदर हो, पेरेंट्स हो, हस्बैंड हो, उनकी सपोर्ट निहायत जरूरी है। नंबर 2, और एक प्रोफेशनल काउंसलर की सपोर्ट निहायत जरूरी है। सबसे जरूरी है फैमिली की सपोर्ट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो छोड़ते हैं और फिर अकेले में फिर से शुरू कर देते हैं। ये जो खतरों के साइन आप बता रहे हैं, एक इंसान लगातार कितने सालों तक अगर स्मोकिंग करता है या फिर AQI के दायरे में है तो उसकी उम्र कितनी कम होती जा रही है डॉक्टर साहब? देखिए, एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की स्टडी आई थी जिन्होंने पूरे देश में जो AQI लेवल्स को स्टडी करके ये कहा था कि जो हमारे उत्तर भारत में जो AQI लेवल्स रहते हैं, अगर वो WHO मानकों के अनुसार होते तो हर व्यक्ति कम से कम 7 से 8 साल ज्यादा जीता। तो उनकी स्टडी कहती है कि 7 से 8 साल हम लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग बैड एयर। स्मोकिंग में भी यही होता है। एक सिगरेट भी नुकसान करती है, 1 लाख सिगरेट भी नुकसान करती हैं। जितना आप ज्यादा पीते जाते हैं उतना नुकसान बढ़ता जाता है। जिस दिन आप रोक देते हैं उस दिन से नुकसान रुक जाता है, लेकिन जो नुकसान हो चुका वो वापस नहीं होता, लेकिन फर्दर नुकसान रुक जाता है। सो इट्स ए गुड आइडिया
to stop today for all those who are still smoking. चलिए, आप फेफड़ों को कैसे मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें, इम्यूनिटी को कैसे बरकरार रखें और बढ़ाएं, इसके तरीकों पर बात कर रहे थे। लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक मूल एक्सरसाइज अब बताएं। और क्या गुब्बारा फुलाने से लंग्स मजबूत हो जाते हैं? नहीं, गुब्बारा फुलाने से लंग्स मजबूत नहीं होते। देखिए, हमें लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो गुब्बारा फुलाने में तो आप लंग को खाली कर रहे हैं, आप एक्चुअली लंग को कोलैप्स कर रहे हैं, तो वो कोई उसकी एक साइंटिफिक तरीका नहीं है। हम लोगों के यहाँ होता है इंसेंटिव स्पायरोमीटर, यानी कि आप इंसेंटिव देख के उसको ली, तो इसके लिए एक तो मशीन आती है जिसमें हमें कुछ बॉल्स होती हैं वो के, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल एक्सरसाइज जो कोविड के दौरान लाखों करोड़ों लोगों ने की कि आप आराम से बैठ जाइए और गहरा सांस लीजिए। देखिए, मैं दिखाऊंगा, आप जितना गहरा सांस खींच सकते हैं खींचिए, खींचे 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 खींचे, और जितना खींच सकते हैं खींच करके आप चेस्ट को रोक लीजिए। इस समय मेरा लंग्स पूरा, दोनों लंग्स पूरे फैले हुए हैं और मैंने उसको रोक के रखा हुआ है। इस समय मेरे लंग्स फूल रहे हैं। नॉर्मली हम लोग जैसे काउचिंग पोजीशन में बैठते हैं तो लंग्स के पेरिफेरल पार्ट थोड़े कोलैप्स से होते हैं। ऐसा करने से आप लंग की पूरी कैपेसिटी को रिक्रूट कर रहे हैं और आप रोक के रखिए। और एक फिगर है 45 सेकंड्स की, कि अगर आप 45 सेकंड्स तक इसको रोक के रखेंगे, 10-15 मिनट का सेशन सुबह, 10-15 मिनट का सेशन शाम को कर लेंगे, तो बहुत सारे लोगों में जहां लंग्स के श्रिंकेज की टेंडेंसी होती है, ये लंग को पूरा फैलाता है। इससे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है और आपकी ब्रीदिंग की क्षमता बढ़ती है। ये बिल्कुल सिंपल, जिसमें कुछ नहीं चाहिए हुआ है। गुब्बारा फुलाना हरगिज नहीं करिएगा, उससे आप लंग्स को एम्प्टी कर रहे हैं। आपको एम्प्टी करने की जरूरत नहीं है, आपको लंग्स को ब्लो करने की जरूरत है। ब्रिस्क वॉकिंग कितनी जरूरी है? 30 से 40 मिनट अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो क्या आपके फेफड़े मजबूत होते हैं? ब्रिस्क वॉकिंग उस पॉइंट पे होना चाहिए जहां आप थोड़ा सा, जिसे आप आजकल बहुत से लोग एक शब्द यूज करते हैं, सैर, कि समझी गार्डन में सैर करते हैं। तो सैर का मतलब होता है आप आराम आराम से टहल रहे हैं। आप 20 किलोमीटर टहल लीजिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपके शरीर पे, आपके लंग्स पे थोड़ा बहुत स्ट्रेस पड़ना चाहिए, यानी कि मैं तेज, इसको हम लोग कहते हैं वॉकिंग और स्लो रनिंग। ब्रिस्क वॉकिंग और स्लो रनिंग, जिसमें आपका थोड़ा सा सांस जरूर फूलना चाहिए। जब आपकी ये सांस फूलती है तो आपके लंग्स पे, आपके हार्ट पे, आपके ब्रेन पे, आपके सभी ऑर्गन्स पे थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है, उनमें ब्लड सप्लाई बढ़ती है, लोगों का मेंटेशन यानी कि सेरेब्रल फंक्शन, वो लोग अलर्ट ज्यादा हो जाते हैं। ये हार्ट के लिए अच्छा है, ये आपके लंग्स के लिए अच्छा है, ये आपके इंटेस्टाइन्स के लिए अच्छा है, ये आपकी बोन्स के लिए अच्छा है। स्पेशली जो अराउंड मीनोपॉज, जो बोन्स की डेंसिटी वगैरह कम हो जाती है, अगर आप उस एज पे ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बोन्स, कुल मिला के सर से पैर तक हर अंग के लिए यह अच्छा है। 5 ऐसे वार्निंग साइंस बता दीजिए डॉक्टर साहब, जो फेफड़ों से जुड़े हुए हैं, जिसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। अगर आपको खांसी परसिस्ट कर रही है, कॉफ दैट डज नॉट गो अवे, यह एक बहुत गलत साइन है, इसको चेक कराइए। कभी भी, और मैं रिपीट करूंगा, कभी भी खांसी में अगर आपको एक स्पॉट भी खून का आ गया तो ये भयानक साइन है, इसको कभी इग्नोर मत करिए। नंबर 3, आपके खांसी में अगर पीले रंग का या हरे रंग का बलगम बार बार आ रहा है तो यह भी एक अंदर कहीं इन्फेक्शन को डिनोट करता है, इसको इग्नोर मत करिए। अगर आपके कभी भी जो आप काम करते थे उसकी क्षमता में आपका सडनली डिक्लाइन आने लगा, आप 4-5 मंजिल चढ़ जाते थे, अब सडनली आपका 2 मंजिल पे सांस फूल जाता है, ऐसा हो तो उसको इग्नोर मत करिए, चेक कराइए। नंबर 5, अगर आपको चेस्ट में किसी भी पॉइंट पे परसिस्टेंटली पेन हो रहा है, चेस्ट का शुरुआत होती है हमारी नेक के नीचे के पार्ट से और एब्डोमेन तक, तो ये सारा चेस्ट का हिस्सा है, किसी भी हिस्से में अगर आपको परसिस्टेंट पेन है तो वो भी अंदर के किसी बीमारी का द्योतक हो सकता है, उसको इग्नोर मत करिए। तो पेन, आपके सांस फूलना, आपके बलगम में पीला हरा, खांसी में पीला हरा बलगम आना, कभी भी खून आना, और अ कॉफ दैट डज नॉट गो अवे, यानी खांसी जो परसिस्ट कर रही है, इन 5 में से कोई भी चीज हो
तो डॉक्टर को संपर्क करिए, चेस्ट एक्सरे जरूर कराइए, जरूरत हो तो सीटी स्कैन कराइए। सीटी स्कैन में अगर कोई गांठ वांठ दिखती है और डॉक्टर बायोप्सी के लिए कहें तो बायोप्सी से डरिए मत। लोगों में भ्रांति है कि बायोप्सी करने से वो बीमारी फैल जाएगी, ऐसा कदापि नहीं होता। बायोप्सी के बिना इलाज नहीं शुरू हो पाता। आखिरी में जाते जाते, क्या डाइट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है फेफड़ों की सेहत के लिए? सीधे रिलेटेड नहीं है, लेकिन डाइट हमारे शरीर के स्वास्थ्य को मेंटेन करती है, वेट को मेंटेन करती है। अंडर वेट और ओवर वेट दोनों बीमारियां हैं और वो भी फेफड़ों को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। तो डाइट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कहना कि डाइट का फेफड़ों से कोई डायरेक्ट रिलेशन है, या बहुत से लोग कहते हैं फला फला ये चीज खा लीजिए आपके फेफड़े साफ हो जाएंगे, यह एक्चुअली सच्चाई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरविंद, इतनी तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए और फेफड़ों से जुड़े जो भी मिथ्स है ना, वो बहुत ही सरल तरीके से हमारे दर्शकों तक समझाने के लिए आप सबको मेरा सादर प्रणाम। अगर आपके भी परिवार में कोई ऐसा है जिसको फेफड़ों की बीमारी हो रही है तो बिल्कुल भी उसे नजरअंदाज ना करें और खुद भी अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए ये जो तमाम एक्सरसाइजेस डॉक्टर साहब ने बताई हैं उनको जरूर अमल में लाएं। इसी के साथ टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी पॉडकास्ट के साथ हाजिर होंगे एक इंपॉर्टेंट विषय के साथ आपकी सेहत से जुड़े हुए। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।